हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का प्रयास एजुअब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आज हम औद्योगिक विकास, जो कि आर्थिक समीक्षा का चौथा टॉपिक है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारा जो 27 तारीख को टेस्ट है, उसमें औद्योगिक विकास से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले औद्योगिक विकास को देखेंगे, उसके बाद हम वापस से जो पहला टॉपिक है वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। औद्योगिक विकास, औद्योगिक जो विकास है हमारी अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है। मतलब इसमें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये सम्मिलित किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में हम देखें तो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र है उसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हमारा जो उद्योग अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है, साथ ही जो हमारी आर्थिक समीक्षा में दिया गया है कि राज्य का जो प्रमुख ध्येय है औद्योगिक विकास को लेके, उसमें है कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है उनको स्थापना को बढ़ावा देना, साथ ही इनके प्रोत्साहन में उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता के स्तर को प्राप्त करना। आगे देखें तो जो हमारा राजस्थान में उद्योग क्षेत्र है उसका जो जीडीपी में हम योगदान देखें तो हमारी जीडीपी में जो उसका टोटल स्थिर कीमतों पे देखें, प्रचलित कीमतों पे, तो स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। इसमें हम जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र है उसके मूल्यों को देखें तो उसमें 2,32,895 करोड़, मतलब हम मोटा मोटा बात कर सकते हैं कि 2.33 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़ इसका इसमें योगदान है। और साथ ही हम देखें प्रचलित कीमत यानी इस वर्ष का 2023-24 का, इसमें है 4,02,795 करोड़, यानी हम सीधा सीधा मोटा मोटा बात करें तो 4.3 लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़ ये हमारी जीएसडीपी में हमारे जो उद्योग क्षेत्र हैं उनका योगदान है। साथ ही हम देखें तो इस वर्ष जो इसमें वृद्धि देखी गई है वो देखी गई है 12.43 की। कितनी? 12.43%। इसे हम देखें तो ये वृद्धि दर, ये वृद्धि दर देखें तो जो पिछले वर्ष जो 2022-23 था उसमें ये देखें तो ये जो जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पे जो मूल्य थे वो थे 2.07 लाख करोड़, जो कि अब बढ़ के कितने हो गए? 2.33 लाख करोड़। वहीं हम इसे प्रचलित कीमतों पे देखें तो वर्तमान में जो 4.3 लाख करोड़ है ये 2022-23 में 3.50 मतलब 3.5 लाख करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के कितना हो गया है? 4.3 लाख करोड़। साथ ही देखें तो इसकी जो वृद्धि है वो 12.43% की देखी गई है, और प्रचलित कीमतों पे जो वृद्धि देखी गई है वो 15.6% की देखी गई है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल्य ज्यादातर अभी तक ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, और यहां से जो सीधा एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि स्थिर कीमतों पे जो वृद्धि देखी गई है वो कितनी है औद्योगिक क्षेत्र की? 12.43 या फिर 15.6। उसके बाद हम योगदान देखें इसका जीएसवीए में, तो जीएसवीए में जो इसका योगदान है वो योगदान है 29.84% टोटल योगदान, और वहीं प्रचलित कीमतों पे देखें तो 28.21% है। उसके बाद सीएजीआर यानी चक्रवर्ती औसत वार्षिक वृद्धि दर, इससे पहले दी नहीं जाती थी, इस बार ये पहली बार दी गई है। इसमें क्या होता है कि जो 2011-12 जो प्रचलित है, जो 2011-12 जो हमारे स्थिर कीमतों का है वहां से लेके 2022-23 तक का ये वार्षिक वृद्धि दर इसमें दी गई है। तो वार्षिक वृद्धि दर जो स्थिर कीमत है 2011-12 की उस पे 4.57% है, वहीं प्रचलित कीमत पे ये 9.45% दर्ज किया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है इसकी वृद्धि, जो स्थिर कीमतों पे तो 12.43 और प्रचलित कीमतों पे 15.6, ये हमें सबसे ज्यादा याद रखनी है। उसके बाद देखें तो उद्योग क्षेत्र है, इन उद्योग क्षेत्र में जो इसके उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से उप क्षेत्र हैं? एक तो विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है और विद्युत गैस है। जैसे हम कृषि पढ़ते हैं
तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जिस प्रकार अलग अलग उप क्षेत्र होते हैं, वहां भी हम 4 उप क्षेत्र देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ उद्योगों में भी 4 उप क्षेत्र हैं। जैसे कृषि में फसल, वानिकी, ये सब आते हैं, उसी तरह यहाँ भी हमारे विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन व विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य। अब इन सभी क्षेत्रों का जो इस औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम 100% माने तो किसका कितना योगदान है वो देखें तो विनिर्माण है, हमारा विनिर्माण, इसका 42.27% योगदान है। साथ ही जो निर्माण क्षेत्र है, इस निर्माण क्षेत्र में 35.26% योगदान है। उसके बाद खनन एवं उत्खनन का 11.99% और विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य का 10.48% योगदान है। साथ ही इनकी वृद्धि दर की बात करें तो 19.57% सबसे ज्यादा अगर किसी में वृद्धि दर देखी गई है तो है विनिर्माण उद्योग। उसके बाद हम देखें तो निर्माण में है 3.47%, वहीं खनन एवं उत्खनन में 5.41% इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही विद्युत गैस और जलापूर्ति में 10.02% वृद्धि दर्ज की गई है। इसे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा यानी योगदान में देखें तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है तो विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र का 42.27% योगदान है, तो योगदान भी सर्वाधिक है और साथ ही साथ वृद्धि दर भी इसकी 19.57 सर्वाधिक दर्ज की गई है। इसे हम याद रख सकते हैं, तो इसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें तो ये आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो देखिए विनिर्माण है, सबसे ज्यादा विनिर्माण है, उसके बाद विनिर्माण के बाद निर्माण है, निर्माण के बाद खनन या उत्खनन है और उसके बाद हमारा विद्युत। तो ये क्षेत्र हमारे क्या है आरोही वो अवरोही क्रम में है कि सबसे ज्यादा विनिर्माण का, उसके बाद निर्माण का, उसके बाद खनन एवं उत्खनन का और उसी के साथ सबसे कम है किसका विद्युत एवं जलापूर्ति या अन्य जो भी क्षेत्र है उनका। सबसे ज्यादा हमें याद रखना है 19.57% जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है विनिर्माण क्षेत्र में। साथ ही ये हमारे जो आर्थिक समीक्षा है उसमें दिया गया है कि टोटल हमारा जो प्रचलित कीमतों पे टोटल मूल्य है वो है 4.03 लाख करोड़। उसमें सबसे ज्यादा ये देखिए 42.27% ये किसके हैं विनिर्माण के। सबसे ज्यादा 42.27% विनिर्माण का है। दूसरा देखें तो 35.26% किसका है निर्माण का। उसी के साथ जो 11.99 है ये है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, खनन एवं उत्खनन का योगदान है। और साथ ही विद्युत गैस जलापूर्ति देखें तो 10.48% का इसमें योगदान है। उसके बाद हम बात करें तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक है ये 1937 से जारी किया जा रहा है। उसके बाद हम इसके बारे में अन्य जानकारी देखें तो आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान एक आधार वर्ष में औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में अल्पकालीन परिवर्तनों को दर्शाता है। दूसरा इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, इसका आधार वर्ष 2011-12। वहीं इसमें मासिक आधार पर संकलन किया जाता है या हम कहें कि इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसे जारी करने वाली संस्था है वो सीएसओ है, सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, उसी में देखें तो इसमें जो मेन 3 वृहद समूहों को या सूचकांकों को शामिल किया जाता है। एक तो विनिर्माण है जिसका 77% योगदान है, वहीं खनन है जो कि 14% है, और विद्युत है वो 7% है ना। उसमें देखें तो वर्ष 2023-24 में सामान्य सूचकांक है, वर्ष 2023 जो 24 का सामान्य सूचकांक है वो 153.77 दर्ज किया गया है। वहीं इससे पिछले वर्ष का 2022-23 में हम इसका सूचकांक देखें तो 136.93 दर्ज किया गया था।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम है एमएसएमई, उसमें कुछ मापदंड दिए गए हैं और उन मापदंडों के आधार पे हम उद्योगों को दर्जा देते हैं कि ये किस प्रकार का है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, जिस प्रकार का भी हम। तो इसके लिए एमएसएमई ने 1 जुलाई 2022 को अपने नए मापदंड जारी किए हैं और उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या उद्योग क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार का दर्जा दिया जाए, उनके कुछ मापदंड जारी किए हैं। तो देखिए, सूक्ष्म उद्योग यानी जो माइक्रो उद्योग हैं उनको 1 करोड़ उसमें निवेश होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो वार्षिक कारोबार या टर्नओवर कहें तो वो 5 करोड़ तक होना चाहिए। उन्हें किस प्रकार के उद्योग में शामिल किया जाएगा? सूक्ष्म उद्योगों में यानी माइक्रो इंडस्ट्रीज में। दूसरा हम देखें लघु उद्योग, तो उसमें 1 से 10 करोड़ तक तो निवेश होना चाहिए, साथ ही 5 से 50 करोड़ तक उसका हर साल टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद मध्यम उद्योगों की बात करें तो मध्यम उद्योगों में 10 से 50 करोड़ तक उसका निवेश होना चाहिए और साथ ही उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 50 से 250 करोड़ तक होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो एमएसएमई नीति, जो एमएसएमई नीति 2022 है वो गवर्नमेंट ने नई जारी की और 17 सितंबर 2022 को इसे लागू किया गया। इसके बाद जितने भी हमारे एमएसएमई उद्योग हैं इनके लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग नियम बनाए और उन नियमों के आधार पे इसे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार स्थापित किया जाए, कितना इसका टर्नओवर होना चाहिए, कितना इसका ब्याज दर, या सब जो उसमें शामिल किया, तो उसे 17 सितंबर 2022 को लागू किया गया। इसमें जो मेन चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की उससे तो हम देखें तो इसमें महिला, एससी एसटी व जो निःशक्त उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि इससे हम हमारे जो एमएसएमई उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही हम देखें तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, ये उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, ये एमएसएमई उद्यमी पंजीकरण है। इसके लिए जो वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन .government.in। उसके बाद ये 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ और इसे जो चलाने वाला मंत्रालय है वह एमएसएमई मंत्रालय। इसे वर्ष 2023-24 में हमारे जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पे हम बात करें तो थोड़ा एक डेटा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें कितने रजिस्ट्रेशनों का मतलब पंजीकरण इकाइयां हो चुकी हैं, तो 4.70 लाख इसमें इकाइयों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है कि 6044.93 करोड़ का इसमें निवेश हो गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा देखा जाए तो इसमें 4.70 लाख इकाइयों ने अपना क्या करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन। उसी के साथ हम देखें तो जो उद्योग हैं उनसे संबंधित गवर्नमेंट ने समय समय पे अनेक योजनाएं जारी की और उन योजनाओं के आधार पे गवर्नमेंट ने उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रकार के जो प्रोत्साहन है वो लागू किए। तो देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 13 दिसंबर 2019 को जारी की गई। इसमें जो 10 करोड़ तक ऋण सुविधा है उन्हें उपलब्ध करवाया गया। इसमें जो गवर्नमेंट ने जो ऋण राशि थी उस ऋण राशि के आधार पे उसमें कुछ ब्याज प्रतिशत के आधार पे अनुदान दिया। उसमें देखें तो 25 लाख तक हमें 8% ब्याज, 5 करोड़ तक 6% ब्याज और 10 करोड़ तक 5% ब्याज की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। साथ ही देखें तो राजस्थान अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु मध्यम जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके राज्य के औद्योगिक उत्पाद या निर्यात रोजगार उद्यमिता के सर्जन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जो निर्यात एक राज्य के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बाहर से पैसा आना मुमकिन नहीं है, और उसके लिए जो हम निर्यात करेंगे उसके आधार पे पैसा आएगा तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ की जीडीपी में विकास होगा, सभी में विकास होगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो कुल निर्यात किया गया था वो था 83,704.24 करोड़ का। ये हमारे क्या किया गया, निर्यात किया गया। वहीं जो इसमें देखें निर्यात में
तो जो सबसे ज्यादा निर्यात जिसका किया गया उसमें 5 वस्तुएं हैं। सबसे पहले नंबर पे इंजीनियरिंग वस्तुएं जो कि 16,592 करोड़ रुपए से निर्यात की गई। वहीं दूसरा जवाहर एवं आभूषण है, तीसरा धातुएं है, चौथा कपड़ा है और पांचवा हस्तशिल्प है। तो इसमें हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो निर्यात की गई वस्तु है वो कौन सी है, तो याद रखना है इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज्यादा निर्यातित है। वहीं इसके क्रम में भी पूछा जा सकता है, आरोही या अवरोही में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। एक सीधा सीधा फैक्चुअल डेटा भी पूछा जा सकता है भाई, 83,704.24 करोड़। वहीं देखें तो 2019 से 19-20 से 2023-24 तक का हम अगर डेटा देखें निर्यात का, तो इसमें लगातार हमने बढ़ोतरी देखी। वहीं 2022-23 का देखें जो 77,771.35 करोड़ था, वो बढ़ के वर्तमान में 83,704.24 करोड़ हो गया है। तो लगातार वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। वहीं निर्यात के व्यापक विकास हेतु जो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रयास किए हैं वो देखें तो सबसे पहले मिशन निर्यातक बनो, ये योजनाएं हैं जो मिशन निर्यातक बनो। गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई और उसमें देखें तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो 29 जुलाई 2021 को हुआ। ये RAS 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया कि मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत और साथ ही ये कौन से उद्योगों द्वारा चलाया जा रहा है, तो देखें तो इसके प्रारंभ 29 जुलाई 2021 को। वहीं इसका समन्वय यानी किस किस मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है, तो उद्योग विभाग राजस्थान सरकार व रीको द्वारा दोनों मिलकर इसे चला रहे हैं। वहीं इसके जो द्वितीय चरण है, जो इसका दूसरा चरण है, उसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2022 को की गई। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं जो इसे अब चलाने वाली संस्था है तो वो है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद REPC से संचालित कर रही है। दूसरा हम देखें तो राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना। तो राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना में गवर्नमेंट द्वारा निर्यात के क्षेत्र में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को इसके प्रति या कंपनियों को इसके प्रति एक प्रोत्साहन मिल सके। तो देखें इसकी शुरुआत 2019 में की गई। इसमें कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें 32 पुरस्कार तो दिए जाते हैं 15 श्रेणियों में, और एक स्टेट लेवल पे लाइफ टाइम इम्पोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। वहीं तीसरा हमारा है निर्यात संवर्धन प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये 2012 से प्रारंभ हुआ। बस इतना ही याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट कि ये 2012 से प्रारंभ हुआ। वहीं इसमें और चीजें अगर हम देखना चाहें तो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य निर्यात संवर्धन परिषद की इसमें स्थापना की गई। बस एक इसके प्रशिक्षण के लिए और इसका डेट, इसके अलावा हमें ज्यादा इसमें जानकारी याद रखने की जरूरत है नहीं। तो उद्देश्य ऐसे उद्यमियों को जानकारी प्रदान करना जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों और बाजार की जानकारी के अभाव में वस्तुओं को प्रत्यक्ष निर्यात के असमर्थ है। यानी हम सीधा सीधा ये कहें कि बिचौलियों से इसे हटा दिया गया है, यानी सीधा सीधा गवर्नमेंट के इसमें हम अभाव में वस्तुओं को प्रत्यक्ष क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु प्रतिपूर्ति योजना, जो कि 2012-13 में शुरू की गई, और इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वर्तमान में वो है REPC। इस योजना में नवीन दिशा निर्देशों के साथ इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका जो विस्तार है वो कब तक किया गया है, तो 31 मार्च 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। वहीं इसकी विशेषता है कि इसमें भूमि किराए पर अगर है तो 50% तक या अधिकतम 1 लाख तक इसमें पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही विदेशों में प्रतिनिधि मंडल को 10 लाख का प्रावधान दिया गया है। वहीं 1 जिला 1 उत्पाद, जो हमारे लिए एग्जाम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1 जिला 1 उत्पाद। सरकार ने हर जिले को एक उत्पाद निश्चित किया है ताकि वहां इन इकाइयों को या इन उद्योगों को विकसित किया जाए और वहां के लोगों को इन उद्योगों में रोजगार भी दिया जाए और वहां से इस माल को एक्सपोर्ट किया जाए ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया जा सके और उस जिले को एक औद्योगिक स्तर पे अपनी एक अलग से पहचान
दिलवाई जा सके। तो उसमें एक जिला एक उत्पाद, इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद व सेवाओं की पहचान करके उनको बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही सभी जिलों में एक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति का भी गठन किया जाएगा। उसके बाद हम देखें तो प्रत्येक जिले का एक अलग उत्पाद होगा। जैसे हम ऑलमोस्ट ऐसे काफी बार सुनते हैं कि अलग अलग जिलों का, अलवर का है तो मावा प्रसिद्ध है, वहीं हम देखें तो श्री गंगापुर के खीर मोहन प्रसिद्ध है, वहीं शाहपुरा जो जिला बनाया नया, तो इसमें जो नए जिले नए उत्पाद हैं, इसमें नए जिलों के अकॉर्डिंग भी है। तो उसमें देखें तो फड़ चित्रण, यानी हमने कहीं ना कहीं इनको सुना है, और इसका हम लास्ट में जब पूरा हो जाएगा तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी एक अलग से भी छोटी छोटी क्लासें देख लेंगे। तो उसमें हमने काफी बार, जैसे बीकानेर है तो बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं मिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, आम बोलचाल की भाषा में हमने कहीं ना कहीं सुना है। तो उसी में से कुछ चीजें तो याद है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर का ग्रेनाइट या मार्बल टाइल्स के लिए एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है। साथ ही अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, भाई भिवाड़ी वाला क्षेत्र है, या हम देखें तो बाहर की जो विदेश वाली कंपनी आई है वो ज्यादातर ऑटोमोबाइल वाली, वो कहाँ, अलवर में। उसी के साथ यहाँ अलवर का जो मिष्ठान में देखें तो अलवर का मावा, जो मिल्क केक आपने काफी बार सुना है, तो वो अलवर का प्रसिद्ध है। वहीं बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न, ग्रेनाइट व मार्बल स्लेब व टाइल्स फेमस है। उसके बाद बारा की बात करें तो बारा का सोयाबीन है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की कसीदाकारी, ब्लॉक प्रिंट जो प्रिंट वस्तु है वो। वहीं भरतपुर की तो इसमें खाद्य तेल, भीलवाड़ा के वस्त्र, क्योंकि ये हमारे टेक्सटाइल सिटी है भीलवाड़ा। वहीं बीकानेर का सिरेमिक और नमकीन, अभी बताया था कि भुजिया और कारपेट यार्न। वहीं बूंदी चावल है। चित्तौड़गढ़ का ग्रेनाइट और मार्बल है। चूरू की वुड्स प्रोडक्ट, जो लकड़ी के उत्पाद हैं उनके लिए फेमस है। वहीं दौसा तो कारपेट व स्टोन आर्टिकल्स के लिए दौसा का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। वहीं धौलपुर तो मिल्क पाउडर स्कीम व स्टोन टाइल स्लेब, धौलपुर का पत्थर प्रसिद्ध है। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल स्लेब। वहीं गंगानगर है वो किन्नू। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगानगर है, किन्नू, झालावाड़ है वहाँ का संतरा, अलवर है वहाँ का मावा, बाड़मेर है वहाँ के जो प्रिंट है, और बीकानेर है वहाँ का भुजिया है। तो उसी के साथ आगे हनुमानगढ़ है तो चावल और कपास, क्योंकि यहाँ इनकी सर्वाधिक चावल की इनकी खेती होती है। वहीं जयपुर में ज्वेलरी वाला, जेम्स वाला है, गारमेंट्स या अभियांत्रिकी वाला है। ठीक है, जैसलमेर है तो येलो मार्बल, यहाँ का जो पीला पत्थर है वो फेमस है, तो उसके लिए येलो मार्बल। जालोर मोजड़ी उद्योग, ग्रेनाइट स्लेब टाइल्स। झालावाड़ है, अभी बात की थी संतरा, तो संतरा झालावाड़ है, किन्नू श्रीगंगानगर के हैं। उसी के साथ झुंझुनू तो कास्ट हस्तकला। वहीं जोधपुर फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए। करौली सैंडस्टोन, कोटा का कोटा डोरिया, नागौर का जो हाथ के उपकरण है उसके लिए पाली से सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। जैसे हम कई बार देखते हैं बहुत सी सेलिब्रिटियों की शादी यहाँ पाली में हुई, तो वहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में जहाँ भी होती है तो उसके लिए कहाँ से मेहंदी मंगवाई जाती है, हमारे सोजत पाली से। तो सोजत पाली की मेहंदी बहुत फेमस है। वहीं सवाई माधोपुर की बात करें तो टूरिज्म के लिए भाई यहाँ रणथंभौर है, और उसी के साथ बहुत सारे, जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है, अभ्यारण्य वाला क्षेत्र, और साथ ही रणथंभौर दुर्ग भी है। सीकर की बात करें तो फर्नीचर और सिरोही के लिए वही मार्बल की वस्तु है। साथ ही टोंक तो वही स्लेट स्टोन। वहीं उदयपुर तो ग्रेनाइट मार्बल स्लेब। प्रतापगढ़ की थेवा किला प्रसिद्ध है, जो कि हम कल्चर में बहुत बार पढ़ते हैं हस्तकलाओं में। वहीं अनूपगढ़ तो कॉटन बॉल्स। बालोतरा के वस्त्र, बाड़मेर और बालोतरा का प्रिंटिंग या वस्त्र फेमस है। वहीं ब्यावर का क्वार्टर या फेल्सफार, तो फेल्सफार हमारे अजमेर से, तो अब ब्यावर अलग से जिला बन गया है, तो अब ब्यावर से फेल्सफार का वो किया गया। डीडवाना कुचामन तो मकराना मार्बल, यहाँ से सफेद संगमरमर है वो निकलता है, तो उसको एक जिला एक उत्पाद में मकराना मार्बल को शामिल किया गया है। साथ ही डीग यहाँ पत्थर संबंधी सामग्री है।
दूदू ब्लू पोट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूदू जयपुर का ना होके, वो ब्लू पोट्री जयपुर का ना होके दूदू का है। गंगापुर सिटी के भारतीय मिष्ठान में मैंने बताया था कि खीर मोहन, तो दो चीजें हैं भारतीय मिष्ठान में, गंगापुर से खीर मोहन है और अलवर से अलवर का मिल्क केक है। वहीं जयपुर ग्रामीण की बात करें तो ब्लॉक प्रिंटिंग कृषि उपकरण है। जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो बलुआ पत्थर या नक्काशी उत्पाद है। वहीं केकड़ी से ग्रेनाइट और मार्बल स्लेब है। खैरतल तिजारा से खैरतल तिजारा से अभियांत्रिकी उत्पाद या ऑटोमोबाइल ही है। कोटपुतली बहरोड से वही अभियांत्रिकी उत्पाद है। नीम का थाना से प्लेन फॉर खनिज और उत्पाद है। फलौदी से नमक सेना या सोनामुखी उत्पाद है। सलुम्बर से मार्बल स्लेब है। शाहपुरा से जैसे हमने पढ़ा है हमेशा कल्चर में कि फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा का, तो शाहपुरा से फड़ चित्रण, सांचौर के मसाले प्रसिद्ध है। तो इन जिलों को अलग अलग जिला उत्पाद में शामिल किया गया है। इन्हें हम बाद में एक बार वापस से देखेंगे। वहीं आज जितना भी हमने पढ़ा उसका एक प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो एक बार देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। जो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं उन पे हमें विचार करना है कि उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर जो मूल्यों पर 12.43% की वृद्धि देखी गई। दूसरी लाइन है कि उद्योग क्षेत्र का जो स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जो वह है 2023-24 में, उसमें 2.33 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक 4.57% की वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद हम देखें तो उद्योग क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2023-24 में 4.03 करोड़ हो गया, लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में 9.45% की अवधि को दर्शाता है। और चौथा कथन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य पे क्रमशः 28.38% और 29.74% रहा है। तो इन चारों कथनों पे विचार करना है। उसके बाद हमें उपयुक्त में से सत्य कथन या इनमें से कोई भी हमारे जितने भी कथन है सही, उनका एक युग्म दिया गया है, उसका चयन करना है। तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। साथ ही हम देखें तो ये हमारी जो RAS टेस्ट सीरीज है उसमें हमने बात की थी कि जो 27 तारीख को टेस्ट होने वाला है तीसरा, उसमें आर्थिक समीक्षा का औद्योगिक विकास चैप्टर था, उसको शामिल किया गया है, उसके आधार पे किया गया है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम वापस से पहले चैप्टर से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो RAS प्रीलिम्स जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रयास टेस्ट सीरीज, इसमें कुल 14 टेस्ट हैं। इसमें 8 यूनिट वाइज टेस्ट रखे गए हैं, 2 रिवीजन टेस्ट हैं और 4 इसके फाइनल टेस्ट है। तो इसके 2 टेस्ट हमने करवा लिए हैं, तीसरा टेस्ट 27 तारीख को रखा गया है। इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास विशेषता है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट को विशेषता ध्यान रखा गया है कि एक टेस्ट से जो दूसरा टेस्ट है इसके बीच 15 दिन का टाइम मैनेज किया गया है। उसके पीछे का कारण है कि हम जो पहला टेस्ट है उसके बाद जब दूसरा टेस्ट के देकर आते हैं और दूसरे टेस्ट में तैयारी करते हैं तो हमें 7 दिन का समय मिलता है, और इस 7 दिन के समय में हम आने वाले टेस्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ताकि पिछले वाले टेस्ट को हम भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 15 दिन का इसमें समय दिया है, ताकि आप आने वाले टेस्ट के साथ पीछे वाले टेस्ट को भी साथ की साथ रिवाइज करते जाएं। देखिए पहले टेस्ट 29 को, दूसरा 13 को, तीसरा है 27 को, उसके बाद दिवाली के बाद 10 तारीख को इसका टेस्ट रखा गया है। इसमें विश्व एवं भारत का भूगोल रहेगा, और इसके बाद हम 4 टेस्ट के साथ आप पर टेस्ट में 15 दिन के गैप में साथ की साथ रिवीजन के साथ ही आप देखेंगे कि प्रत्येक 4 टेस्ट के बाद हमने एक रिवीजन टेस्ट भी रखा है। इस आधार पे ये मान के चलो कि जब तक आपके 14 टेस्ट होंगे आप RAS की टेस्ट सीरीज के आधार पे कम से कम 7 से 8 बार अपने सिलेबस का रिवाइज कर चुके होंगे। उसके बाद देखें तो छठा टेस्ट 1/12 को है, जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का है, और उसमें हमने फिर वही 4 टेस्ट के बाद एक फिर रिवीजन टेस्ट रखा है, और जो 1-4 हमने क्या रखे हैं इसमें फाइनल टेस्ट रखे हैं।
उसके बाद हम देखें तो इस प्रकार से हमारा जो टेस्ट आयोजित हुआ, इसमें हमारा पहला पेपर था। उस पेपर के बाद जब आप जाएंगे तो आपको विथ हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी है, इसकी टेस्ट आंसर की साथ की साथ उपलब्ध करवाई गई है। इसमें किस प्रकार से है तो देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस है, ये हमारा पेपर है और इसमें ये आंसर की है। तो पेपर में जैसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो चारों ऑप्शन है उससे संबंधित व्याख्या दी गई है, ताकि किस कारण से ऑप्शन गलत है, और उसका पढ़ने के बाद आप अगर जैसे गोगा जी है तो गोगा जी को अगर पढ़ते हैं तो इसको क्वेश्चंस के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको कहीं और से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बनाने के पीछे कारण यही है कि आप जब इसके क्वेश्चंस को देखें तो आप क्यों गलत हुआ और क्या इसके पीछे रीजन था, उसको यहाँ से बहुत अच्छे से एनालाइज आप कर पाए। तो साथ के साथ क्वेश्चन है, उसी के साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो इस प्रकार से, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी और ये हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही होता है। और आज हमने जो आर्थिक समीक्षा का पहला पार्ट देखा, औद्योगिक विकास, इसके बाद इससे आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे मुलाकात होगी जल्दी, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।